हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल का जो टेस्ट सीरीज था, बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, अगला जो क्रम है, इसका जो सिलसिला है, इसी को हम लोग जारी रखेंगे। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बिहार के संदर्भ में भी है और यहाँ से जो प्रश्न है पूछे ही जाते हैं। जब भी करंट अफेयर्स में जब बिहार हम देखेंगे तो बिहार से, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी में देखते होंगे, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 25 से 30 प्रश्न, 35 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए हम लोग 61 देखेंगे। प्रश्न कहता है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने, सबसे इम्पोर्टेंट है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो देखिए, ये पदक आपका स्वर्ण पदक हो जाता है। ऋतिक आनंद ने यह स्वर्ण पदक जीता और यह जो हुआ है आपका ब्राज़ील में, यानी कि 24वां ग्रीष्मकालीन जो बधिर बैडमिंटन ओलंपिक है, यह ब्राज़ील में हुआ। कभी कभी क्रम भी पूछ सकता है कि किस क्रम में ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये 24वां हो जाएगा, है ना, 24वां हो जाता है। कुछ डिस्कशन हम लोग देखते हैं आगे। तो ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में 24वां, है ना, 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कभी कभी हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ दे कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार तो हो ही जाता है। बिहार में क्षेत्र का भी नाम पूछा जा सकता है, तो ये हाजीपुर के रहने वाले हैं, बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। और हाजीपुर जो है वैशाली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय हो जाता है। हाजीपुर जो है यह वैशाली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय हो जाता है। अगर हम लोग तिरहुत डिवीज़न, तिरहुत प्रमंडल की बात करेंगे तो उसमें 6 ज़िले आते हैं, जिसमें यह ज़िला वैशाली भी उनमें से एक हो जाता है। ठीक है। तिरहुत मुख्यालय का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मुख्यालय आपको मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, है ना, और बिहार के 9 प्रशासनिक प्रभागों में से यह एक हो जाएगा। इसमें 6 ज़िले शामिल है, याद रखना ज़रूरी है, पूछा जा सकता है कभी कभी आपसे बिहार स्पेशल में तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और यही पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्र में, ये जो भूभाग है बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला यह जिला हो जाता है। और यहीं पे एक शिवालिक जो पहाड़ियाँ है, उसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग सोमेश्वर की श्रेणी कहते हैं। बहुत बार यह सवाल जो है पूछा गया है। सोमेश्वर श्रेणी जो है सिर्फ केवल पश्चिमी चंपारण में ही स्थित है। पश्चिमी चंपारण की अगर हम लोग बात करें तो इसका जुड़ाव अगर हम लोग देखें तो एक तरफ से इंटरनेशनल सीमा इससे जुड़ती है और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश से इसका सीमा साझा करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पूर्वी चंपारण हो जाएगा, शिवहर हो जाता है, सीतामढ़ी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा और वैशाली हो जाता है ना। और क्या हो जाता है? वैशाली हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर। ये 62 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सके। प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? किसने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहाँ पे? तो बिहार में निम्नलिखित में से किसने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो यहाँ पे देखिए, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। यह बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है। जैसे आप देखते होंगे उत्तराखंड में एक कार्बेट नेशनल पार्क है, उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया
उसी के तर्ज पर इसकी स्थापना किया गया, इसको बनाया गया और इसी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही गिद्ध संरक्षण योजना को प्रारंभ किया गया है ना। गिद्ध संरक्षण योजना को प्रारंभ किया गया। कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम लोग देखेंगे, कभी कभी सवाल आपसे पूछता है, कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में हो जाएगा और यही कहता है कि बिहार सरकार ने उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क योजना, यानी कि इसी के तर्ज पर पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में BRT भी बोलते हैं, एक गिद्ध संरक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है ना। एक गिद्ध संरक्षण केंद्र को स्थापित किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है और जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो उसको खा लेते हैं, खाने के बाद जो मर जाएंगे, और उसी जानवरों का भोजन ये खुद गिद्ध किया करते थे, जिसके वजह से उनके अंदर भी जहर का अंश चला जाता था, जिसके वजह से बहुत सारे गिद्धों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसका उद्देश्य जो है, देखते हैं कि विलुप्त प्राय उड़ने वाले पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना है ना, विलुप्त होने से बचाना है, यह इसका एक उद्देश्य हो जाता है। जैसे रिजर्व के मिदनपुर में देखेंगे, गनौली देखेंगे, हरना टाड़ और भिखना ठोरी क्षेत्रों में गिद्धों को घोंसला बनाते हुए देखा गया है ना, गिद्धों को घोंसला बनाते हुए देखा गया है। उसके बाद देखिएगा, BRT में उदयपुर वन क्षेत्र कई पंख वाले जीवों के लिए भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कौन सा, तो उदयपुर वन है ना। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जंगल झाड़ी जो बटेर है ना, पंछियों में बटेर हो जाएगा, लाल जंगल मुर्गी हो जाता है, भारतीय मोर हो जाएगा, कपास पिग्मी हंस हो जाएगा, ग्रेट कस्टर्ड ग्रीब हो जाएगा, ब्लैक बीटर्न पक्षी हो जाता, लिटल ग्रूट हो जाएगा, लाल सिर वाले गिद्ध हो जाते हैं, आम मुरहैन हो जाएंगे, ग्रे सिर वाले लैपविंग हो जाएंगे, एशियाई कोयल है, नीली पूँछ वाले बीटर शामिल है, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल और ग्रे कैप्ट पिग्मी, कठफोड़वा, पीला मुकुट वाला कठफोड़वा और हिमालयन गोल्ड ब्लैक आदि इसमें शामिल हैं। इसमें इतने सारे पंछी हैं, इन्हीं को बचाने के लिए, जैसे होता है कि बहुत सारे विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं, संरक्षण कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पंछी होते हैं। जैसे गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा भी बहुत सारा काम किया जाता है और यह हो जाएगा, जैसे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में उनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग ही महत्व हो जाता है। जैसे पारिस्थितिकी संतुलन बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत सारे चीज़ों का विनाश धीरे धीरे होना अवश्यंभावी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कहता है डिजिटल बिहार कार्यक्रम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 2021-22 से किन छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा, है ना। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 2021-22 से किन छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, कक्षा 6 के सभी छात्र को, है ना, कक्षा 6 के सभी छात्र को हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी आंसर हो जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है। कक्षा 6 के सभी छात्रों को यह प्रमाण दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिजिटल बिहार कार्यक्रम की बात करें, डिजिटल बिहार कार्यक्रम की, तो इसके तहत कक्षा 6 और उससे ऊपर के सभी छात्रों को 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण क्या होगा, प्राप्त होगा। राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगा। इसी के तहत ये किया गया है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डिजिटल बिहार कार्यक्रम।
चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट आपके लिए भी पूछा जा सकता है आपसे कि 15वां, है ना, 15वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूछा जा सकता है। कौन सा? तो 15वां वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक के केंद्रीय करों के विभाज्य, है ना, केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा मिलेगा? यह बीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है ना। यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। 14वां में पूछा गया था कि 14वां वित्त आयोग के अनुसार, है ना। तो अभी 15वां है और इसका 2021 से 26 तक इसका डेट हो जाता है। इसी के तहत कहता है कि बिहार में बताइए कितना प्रतिशत जो है हिस्सा हो जाएगा, है ना। 67 नंबर सवाल है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 4.89% हो जाता है। 4.89% है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 4.89% हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए 15वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगर बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार को 2021 से 26 में केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में 4.12% मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, वित्त आयोग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय हो जाता है। जैसे केंद्र राज्य संबंध जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आता है ये सब चीज़ें। पूछा जा सकता है कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK सिंह नाम हो जाता है ना, NK सिंह। और यहीं पे कहता है 15वां वित्त आयोग को 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। तो ये हो जाएंगे NK सिंह हो जाते हैं। और वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो 2020 से 21 के लिए सिफारिशों वाली पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 में संसद में पेश की गई है। 2021 से लेकर के 26 की अवधि के लिए सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया गया, है ना। संसद में क्या किया गया? पेश किया गया। जैसे आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें क्या क्या है। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ दे, सिफारिश भी पूछ लेता है कभी कभी। तो 2021 से 26 का जो समय हम लोग देख रहे हैं अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की गई है, जो 2020-21 के समान है ना। कितना? 41% करने की सिफारिश की गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह 2015-20 अवधि के लिए 14वां वित्त आयोग द्वारा अनुशासित 42% हिस्सेदारी से क्या है? कम है। यही सवाल पूछा गया था आपसे, यही सवाल बीपीएससी में पूछा गया था उस समय में। कब? तो 14वां वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार बिहार में हिस्सेदारी कितना है? तो यही 42% हो जाता है। और यही 15वां वित्त आयोग में आते आते बिहार में हिस्सेदारी क्या होती है? घट जाती है, 41% हो जाता है। 1% का समायोजन केंद्र के संसाधनों से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदान करना था, है ना। कटौती इसी के लिए किया गया था बिहार में। और बिहार पहले से भी कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कॉमन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में, तो ये क्या हो जाएंगे? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अतिरिक्त तथ्य बहुत सारे चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? और यहाँ से देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुआ है, 4 बौद्ध संगति है जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसलिए ये 4 जो बौद्ध संगतियाँ हैं उसको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे 69 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो है महाकश्यप हुआ, है ना। और इसका जो समागम हुआ था, यह संगति आपको राजगीर में हुआ था। उस समय यहाँ के सम्राट थे अजातशत्रु, और इस प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है महाकश्यप। और यही सवाल आपसे कह रहा है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं
ऐसे पूछा जाता है आपसे। जब हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे तो देखिए आजकल जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसका आयोजन जो है यानी कि बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद इसका आयोजन किया गया, यानी कि 483 ईसा पूर्व में यह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और यह स्थान था आपको सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा में जो वर्तमान के राजगीर में है, यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाई गई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया। और इस समय हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है बिंबिसार, उन्हीं के पुत्र हैं, उस समय उन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है अजातशत्रु, उन्हीं के संरक्षण में यह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इसमें जो काम हुआ यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे में यहीं पे सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। कभी कभी आपसे ये सवाल पूछता है, हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, पूछा जाता है कि सुत्त पिटक का रचना किसने किया और विनय पिटक का रचना किसने किया। सुत्त पिटक का रचना और विनय पिटक का रचना बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। और यह भी पूछा गया है कि किस संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी, संकलन हुआ था। तो यही प्रथम बौद्ध संगीति आपका हो जाता है। तो ये सुत्त पिटक की जो रचना है आनंद के द्वारा किया जाता है ना। सुत्त पिटक की रचना जो है आनंद के द्वारा किया जाता है। और ये विनय पिटक की रचना जो है यह उपाली के द्वारा इसका संकलन किया जाता है, उपाली के द्वारा इसका संकलन किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में ये बहुत इम्पोर्टेंट अब आपके लिए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है यहाँ तक बहुत बार प्रश्न जो है पूछ दिए हैं, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 17 जो है। देखिए 1917 में, है ना, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से किसका संबंध नहीं है, यही सवाल पूछता है। 1917 में, 1917 का चंपारण सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो बीपीएससी के साथ साथ बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये चंपारण सत्याग्रह आपके बीपीएससी मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही सवाल पूछता है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है निम्नलिखित में से बताइए किनका नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि कॉमन चीज़ें हैं, ये प्रश्न बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। जेबी कृपलानी का संबंध तो चंपारण से रहता है। राजकुमार शुक्ल ही तो बुलाते हैं, महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी से मुलाकात होती है और आप बीती कहानी सुनाने के बाद महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चंपारण आने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका राजकुमार शुक्ल का होता है। और राजकुमार शुक्ल की अगर बारे में बात किया जाए तो उन्होंने अपने ज़िंदगी की अपनी सारी जो कमाई थी, उनकी जो ज़मींदारी थी, किसानों के हित में उन्होंने सारे के सारे ज़मींदारी को बर्बाद कर दिया ताकि चंपारण में किसानों के हालात को और उनकी स्थिति को ठीक किया जा सके। इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है क्योंकि इतिहास जो है इनके बारे में बहुत कम ही लिखता है। अगर देखा जाए तो चंपारण की भूमिका में, चंपारण सत्याग्रह में अगर देखा जाए तो हीरो राजकुमार शुक्ल ही है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि जब राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो जाती है तो इनके पास कफन खरीदने के लिए, क्रिया का क्रम करने के लिए रुपए तक नहीं होते हैं, बल्कि कहा जाता है कि 200 बीघा से कहीं ज़्यादा ज़मीन थी और 250 से कहीं ज़्यादा इनके पास मवेशियाँ थे। फिर भी इन्होंने चंपारण के लोगों के लिए, चंपारण के किसानों के लिए इन्होंने अपनी सारी कुर्बानियाँ दे दी। तो ये इनका संबंध तो होता है राजकुमार शुक्ल का। उसके बाद यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का भी संबंध होता है। राजेंद्र प्रसाद भी सहयोगी के रूप में महात्मा गांधी के साथ जाते हैं। लेकिन इसमें जो नहीं है, जिनका संबंध यहाँ पे
हम लोग देखेंगे नहीं है, वो हो जाते हैं राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा। डी इसलिए हो जाता है कि राम मनोहर लोहिया का संबंध आपको चंपारण सत्याग्रह से नहीं होता है ना। बाकी सारे लोगों का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से होता है। तो चलिए कुछ यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, राम मनोहर लोहिया का 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कोई संबंध नहीं था, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है, महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था और कहा जाता है कि जो प्रयोग उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में एक हथियार के रूप में उन्होंने किया था, सत्य अहिंसा और बहुत सारे चीज़ों का जब प्रयोग उन्होंने किया था, इसी का हमेशा प्रयोग उन्होंने जितने भी आंदोलन किए उसमें आपको दिखता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी का यह सत्याग्रह सफल रहा, जिसके वजह से बहुत काम धीरे धीरे होने लगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। महात्मा गांधी का जब प्रवेश कांग्रेस में होता है तो यहाँ तक आप देखते होंगे, क्योंकि सक्रिय रूप से अगर हम लोग कांग्रेस में भागीदारी की बात करेंगे महात्मा गांधी का, तब इनका सक्रिय रूप से 1919 से यह कांग्रेस में सक्रिय भागीदार हो जाते हैं। और जब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के कंधे पर आती है, तब कांग्रेस का जो पताका है आसमान में फहरने लगता है, क्योंकि महात्मा गांधी वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र मुट्ठी भर जो जमींदार किस्म के जो लोग थे, जो शहर में जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे, उनके हाथों से इस कांग्रेस को निकाल करके आम जनता के बीच में ला करके कांग्रेस को रखा। और कांग्रेस को बहुत व्यापक जो कहे तो एक आधार जो मिला, उसके पीछे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। और यही चंपारण सत्याग्रह के बाद धीरे धीरे उनका जो भागीदारी है भारतीय राजनीति में बढ़ जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी में रुपये बगान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यानी कि 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा पे अनिवार्य रूप से नील की खेती करना मतलब अनिवार्य था। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो बहुत सारे चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी पद्धति को हम लोग 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। और इसी पद्धति को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के कितने सहयोगी थे। तो सहयोगी से भी आपके बीपीएससी में चाहे बहुत सारे एग्ज़ाम भी है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनके सहयोगी राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह भी हो जाते हैं, और यहाँ पे मजहरुल हक हो जाते हैं। बहुत अच्छे मित्र थे महात्मा गांधी के। मजहरुल हक जो हैं बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लोग जो थे या खुद थे ज़्यादा महात्मा गांधी का वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन बात ये था कि मजहरुल हक प्रारंभ से ही, कॉलेज के पीरियड से ही एक अच्छे मित्रवत संबंध रहा और हमेशा उन्होंने उनका सम्मान किया। उसके बाद महादेव देसाई भी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। जेबी कृपलानी हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कई अन्य नेताओं ने भी ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या किया, सहायता किया। तो ये सहयोगी के रूप में भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। चलिए और भी देखते हैं। सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार को नील बगान मालिकों की समस्या की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पे देखिए, समिति के सदस्य के रूप में गांधी जी ने अधिकारियों को 3 कठिया प्रणाली के तहत होने वाले अत्याचारों के बारे में आश्वस्त किया। इसीलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए और बगान मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बगान मालिकोों के साथ एक समझौते के रूप में गांधी जी ने इस बात पर सहमत हुए कि ली गई धनराशि को केवल 25% मुआवजा दिया जाना चाहिए। 25% मुआवजा दिया जाना ही उनके लिए एक शर्म की बात थी। तो ये हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी कम मेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं
71 नंबर सवाल है आपका। प्रश्न कहता है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया? आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे जो प्रश्न है ये पूछे गए सवाल है ना। सारे के सारे जो प्रश्न है आपके पूछे गए सवाल हो जाते हैं, है ना। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया जाता है। यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। पूछा जा सकता है आपसे कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था, इस ब्रांच की स्थापना कब हुआ था, तो 1913 हो जाएगा, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है 1913 में बिहार में कहाँ पर अनुशीलन समिति की एक ब्रांच की स्थापना हुई, तो ये पटना हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति के ब्रांच की स्थापना का ये जो है ब्रांच किसने स्थापित किया, तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। चलिए डिस्कशन कुछ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था। एक शाखा की स्थापना किया था, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कहाँ, 1913 में पटना में किया गया। किसके द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया। और ये देखिए बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इस संगठन का नेतृत्व सौंपा गया। यह भी सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए, हो सकता है ये सवाल पूछा जाए कि अनुशीलन समिति जो संगठन बनाई गई थी इसका नेतृत्व किनको सौंपा गया था, तो ये बंकिम चंद्र मित्रा हो जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किस कॉलेज से ये ताल्लुकात रखते हैं, तो यही पटना का जो बीएन कॉलेज हैं उन्हीं से इनका संबंध था। और सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में कुछ देखिए। कहा जाता है कि वह एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सह संस्थापक थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। कौन सा, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सह संस्थापक थे। और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, जतेंद्र नाथ दास, भगत सिंह का मार्गदर्शन भी किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है इनका, तो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाते हैं। इन्होंने ही 1913 में पटना में एक अनुशीलन समिति की एक ब्रांच की स्थापना किया था। और यहाँ पे देखेंगे 1912 में उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया, हमला करवाई थी। 1912 में ही देखिएगा बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है पटना के बांकीपुर में ही, है ना। पटना के बांकीपुर में ही, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है सवाल ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1931 में, है ना। 1931 में हम लोग देखते हैं 72 नंबर। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, है ना। 72 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी हो जाता है। पूछा जा सकता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1931 हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, 1931 में इसकी स्थापना किया गया, है ना। इसकी स्थापना कब किया जाता है, 1931 हो जाएगा, है ना। 1931 में इसका स्थापना किया जाता है, जिसका नाम है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, कब किया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग बिहार कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो सवाल है पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यह सवाल पूछा गया है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछा जा रहा है किसने किया, तो फूलन प्रसाद वर्मा हो जाते हैं, है ना। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा। तो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, 1931 में गंगा शरण सिन्हा
रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किन लोगों ने किया? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिंह और ये रामानंद मिश्र ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और यहाँ पे देखिए, जब बाद में 1934 में, बाद में यानी कि 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और औपचारिक रूप से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्घाटन भी किया। यह भी सवाल पूछा जा सकता है ना। पूछा गया सवाल है कि 1931 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र के द्वारा किया गया। औपचारिक रूप से 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यहाँ पे देखेंगे, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यानी कि उद्घाटन किया गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इसके आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के क्या बने? तो अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। और जयप्रकाश नारायण महासचिव बनाए गए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना जरूरी है ना। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो यहाँ पे नरेंद्र देव बनाए जाते हैं। और इसके महासचिव, यही सवाल पूछा, महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाई जाती है। पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण और संगठन के लिए कांग्रेस के साथ घनिष्ठ समन्वय किया, है ना। क्या किया? घनिष्ठ समन्वय किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 73 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है ना। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? पानी थोड़ा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? 73 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाता है ए, हो जाएगा, सासाराम में स्थित है ना। और सासाराम कहाँ पे है? तो बिहार में हो जाता है ना। कभी टाइम मिले तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए, प्रश्न कहता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम हो जाएगा, है ना। कहाँ पे है? तो सासाराम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ डिस्कशन। तो शेरशाह का मकबरा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। शेरशाह का जो मकबरा है अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और ये सासाराम में क्या है? स्थित हो जाता है। सासाराम की बात करें तो ये देखिए, रोहतास ज़िले में है ना। बिहार के धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, रोहतास का अगर हम लोग क्षेत्र देखेंगे तो रोहतास जो है, रोहतास में देखिएगा, वहाँ पे चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। यह बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। कैमूर रोहतास का जो क्षेत्र हम लोग देखेंगे, चूने के लिए, चूना पत्थर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि वहाँ पर सीमेंट उद्योग की, सीमेंट कारखाना की स्थापना किया गया। सीमेंट कारखाना की स्थापना किया गया। और यही हम लोग सासाराम, रोहतास की अगर बात करते हैं तो बिहार के धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है यह। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उन्हें दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण का श्रेय भी दिया जाता है। किसको? शेरशाह को दिया जाता है। शेरशाह को दिया जाता है। शेरशाह से बीपीएससी में बहुत सारे सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। बीपीएससी में बहुत सारे सवाल जो हैं पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शेरशाह। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? ठीक है, कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और ये जो प्रश्न है बीपीएससी एक बार नहीं 3-4 बार सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और इसी समय, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग जेल से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हो गए, है ना। किस जेल से फरार हो गए? तो हजारीबाग जेल हो जाएगा। कब फरार हुए, यह सवाल पूछा गया। वो दिवाली की रात को ही फरार हो गए और इनके साथ बहुत सारे इनके दोस्त थे,
जो साथ दिए इनका, और वो लोग भी सारे फरार हो गए। हालांकि बाद में सारे लोग पकड़े गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका प्रश्न का जो आंसर है क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाता है। ठीक है, हजारीबाग जेल से जो भागे। कुछ डिस्कशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो सवाल पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद हजारीबाग जेल में बंद कई स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करने की आवश्यकता महसूस हुई। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात, ठीक है, यही सवाल पूछा हुआ था। दिवाली की रात देखते हैं उस समय पटाखे, बहुत लोग शोर शराब कर रहे थे, जला रहे थे, बजा रहे थे। उसी शोर शराबे में जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से उसके दीवार को फांद करके वो भाग गए। यही सवाल पूछा गया सवाल है कि कब, वो कौन सा दिन था, होली था, दिवाली था, क्या था, है ना। तो ये दिवाली की रात, उनमें से कई लोग चमत्कारिक ढंग से जेल से भाग निकले। कब निकले, 9 नवंबर 1942 को। पूछा जा सकता है कौन सा जेल था, तो हजारीबाग का जेल था। ठीक है, वे थे जयप्रकाश नारायण। इनके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना, बहुत बार पूछा गया है। इनके साथ जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन थे, तो ये देखिए रामानंद मिश्र हो जाते हैं, रामानंद मिश्र। योगेंद्र शुक्ल हो जाएंगे, सूरज नारायण सिंह हो जाते हैं, और गुलाब सोनार हो जाएंगे, और शालिग्राम सिंह हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के साथ उनके जो सहयोगी थे, क्योंकि सहयोगी के बारे में अक्सर ये सवाल पूछा गया है, तो उनके सहयोगी में रामानंद मिश्र हो जाते हैं, योगेंद्र शुक्ल हो जाएंगे, सूरज नारायण सिंह हो जाएंगे, गुलाब सोनार हो जाते हैं, और शालिग्राम सिंह हो जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भाग निकले थे उनके बारे में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा बड़े इनाम की पेशकश किया गया। सरकार ने यह पेशकश की कि कोई भी अगर व्यक्ति, यानी कि हजारीबाग जेल से भागने वाले लोगों के बारे में अगर जानकारी देता है, पता बताता है, तो सरकार के द्वारा एक मोटा रकम दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है कि किन लोगों पर कितने इनाम रखे गए थे। तो यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण पे योगेंद्र शुक्ल और रामानंद मिश्र के लिए 5-5 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया था। 5-5 हज़ार का इनाम किन पे रखा गया था, याद रखना जरूरी है। जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं, योगेंद्र शुक्ल हो जाएंगे, और रामानंद मिश्र हो जाते हैं। और 2-2 हज़ार का जो इनाम है ना, अन्य 3 लोगों के लिए रखा गया था। 5,000 का जो इनाम है याद रखिएगा, बाकी 3 लोगों का इनाम खुद याद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए भागने के बाद, है ना, भागने के बाद गया जिले की, है ना, गया जिले की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां से वे 2 समूहों में बट गए थे। 2 समूहों में बट जाते हैं, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, और गुलाब का एक समूह उत्तर बिहार की ओर चला गया, और गुप्त सूचना के आधार पर योगेंद्र शुक्ला को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट के पास से गिरफ्तार कर बक्सर जेल में भेज दिया गया। यह सवाल आपसे हो सकता है, पूछा जा सके कि आपको योगेंद्र शुक्ल को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके किस जेल में डाल दिया गया, तो बक्सर जेल में डाला जाता है ना। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र और शालिग्राम सिंह सहित अन्य समूह बनारस की ओर क्या हुए, बढ़ गए। ठीक है, बनारस की ओर क्या हुए, बढ़ गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, है ना। गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं कौन बने, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। 1912 में देखेंगे हम लोग, तो पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो है बिहार में होता है, बांकीपुर पटना में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1922 में कांग्रेस का जो अधिवेशन गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं, है ना, जिसकी अध्यक्षता
CR दास करते हैं चितरंजन दास हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए चितरंजन दास जो है 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, है ना। गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यही सवाल पूछता है और बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये सारा जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इस आधार पर तैयारी करिए। तैयारी बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। तैयारी के लिए एक चीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है 8 से 10 घंटा डेली स्टडी करना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि सही गाइडलाइन में तैयारी करिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास क्या है, सोर्स में आपके पास क्या है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत सारे नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं, है ना। नोट्स की तो बाद की बात है, बस कुछ कम समय में उसका फ़ायदा बाद में मिलता है जब आप टेक्स्ट बुक या NCERT या बहुत ही समझिए कि सटीक किताबों के अध्ययन करने के बाद उसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो फ़ायदा होता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता आपका जो सटीक किताबें हैं। क्योंकि आप देखिएगा अमेरिका की अगर बात करें या रशिया की बात करें या यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, उनके अगर बात करें तो वो लोग सफल क्यों हो जाते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों के पास किताबों का संग्रह होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन विद्यार्थी किस किताबों को पढ़ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सटीक किताबें बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं। एक ही किताबों को बार बार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे अपना मार्क्स बढ़ाना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक हो जाता है कॉन्सेप्ट लेवल की तैयारी और दूसरा हो जाता है फैक्ट लेवल की तैयारी। अगर आपके पास जैसे बीपीएससी की तैयारी करने वाले या यूपीएससी की तैयारी करने वाले वो विद्यार्थी आप देखते होंगे, अक्सर लोग कहता है कि 22-23 या 2-3 अटैम्प्ट में ही क्यों फाइट किया जाता है, इसके पीछे कारण है। अगर आपका तैयारी पीटी से प्रारंभ होता है तो आपके पास बहुत लंबा टाइम लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप फाइट कर ही सकते हैं, यानी कि 1% आपका चांस बनता है फाइट करने का। लेकिन अगर आपने मेंस से इसका तैयारी करना प्रारंभ किया, पहले आपने मेंस की तैयारी कर दी और आपको लगता है कि हम सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी यानी कमीशन के लिए ही बने हैं, तो सबसे पहला काम है कि मेंस की तैयारी कर लीजिए। मेंस की तैयारी में ही आपका पीटी का बहुत सारा तैयारी हो जाता है। अगर मेंस का तैयारी रहेगा तो पीटी भले आपका एक बार में ना हो, लेकिन दूसरा बार होगा तो फाइनल तक आप ही जाएंगे। तो चलिए यही सब बात है। चितरंजन दास के बारे में देखिएगा, इनको हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं, है ना। इनको देश बंधु के नाम से जानते हैं और यह उपाधि भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है ना। पूछा जा सकता है कि देश बंधु किनको कहा जाता है ना, तो CR दास को कहा जाता है, चितरंजन दास को कहा जाता है। उन्होंने दिसंबर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और उन्होंने 1923 में लाहौर और 1924 में कलकत्ता के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1923 में लाहौर में और 1924 कलकत्ता में किसने किया था, तो CR दास के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो बहुत बार बीपीएससी भी यह सवाल पूछ चुका है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, जब कांग्रेस से इनका मोह भंग हो गया मोह भंग हो गया, तब 2 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की और यह स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया जाता है ना। 1 जनवरी 1923 को किया जाता है CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी नाम रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसको और लंबा करेंगे, जैसा डिमांड आता है उस तरीके से हम लोग बहुत लंबे करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है ना।
आप छोटा देखना चाहते हैं तो छोटा में आपका फटाफट बहुत सारा चीज़ें हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।